अच्छा, कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। और प्रॉप्स पास कैसे करनी है ये तो हमें आइडिया हो गया, और प्रॉप्स एक्सेप्ट कैसे करनी है वो भी कुछ आइडिया हुआ। कुछ अभी हम लोग चीज़ें डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब प्रॉप्स जब हम लोग पास कर रहे हैं तो प्रॉप्स पास कैसे करनी है, एचटीएमएल एट्रीब्यूट की तरह। और उसका जो की होगी वो एक स्ट्रिंग है या कोई भी नाम हो सकता है। वो नाम का हमें ये ख्याल करना है कि उसमें स्पेस वगैरह नहीं आनी चाहिए, जैसे वेरिएबल के नेम में नहीं आती। उसकी जो वैल्यू है उसकी डाटा टाइप है एनी। एनी का मतलब है ये कोई फंक्शन भी हो सकता है। एनी का मतलब है कि ये कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है जैसे हमने दिया है। एनी का मतलब है ये कोई नंबर भी हो सकता है, नल या अनडिफाइंड भी हो सकता है, एंड सो सारी की सारी जितनी डाटा टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी हैं वो सारी की सारी हम लोग प्रॉप के थ्रू पास कर सकते हैं। कस्टम से मुराद बिल्कुल जो जो टाइप्स टाइप्स को एक्सपोर्ट कर रहा है वो सारी की सारी टाइप्स हम पास कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जब हम लोग प्रॉप्स को पास करते हैं ना तो बेसिकली प्रॉप्स एक या एक से ज्यादा है, और की वैल्यू पेयर में। फिलहाल वो मैंने रिमूव कर दिए। अब ये हमें समझना है कि जो प्रॉप्स हैं वो नॉर्मली एक मिनिमम एक होंगी या उससे ज़्यादा होंगी जब भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो एक्सेप्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले उसे बताना पड़ेगा कि हम प्रॉप्स एक्सेप्ट कर। अच्छा, अब उन प्रॉप्स की आगे डाटा टाइप क्या है। प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप क्या है, उसके अंदर एक की है जिसकी वैल्यू है स्ट्रिंग। और प्रॉप्स डॉट टाइप। जो भी हम प्रॉप पास करेंगे उसका नाम और आगे उसकी डाटा टाइप। और रजिस्टर हुआ। अब ये हुआ क्या, ये अब हम लोगों को समझ गए।
कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू सिंपल ऑब्जेक्ट में बना रहा हूँ नेम एक सिंपल जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरा नेम है ना ये कॉपी हो गया किसी और वेरिएबल में सेव हो जाए। बाकी सारा तो ऐसे ही रहे ऑब्जेक्ट एज इट इज रहे लेकिन नेम कॉपी हो गया किसी और वेरिएबल में सेव हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। अगर ऑब्जेक्ट के साथ लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग और अगर हम लोग एरे के साथ लगा रहे हैं तो एरे डीस्ट्रक्चरिंग। जैसे अब मैं लिखना चाह रहा हूँ कॉन्स्ट, अब मुझे ऑब्जेक्ट से डेटा को डीस्ट्रक्चर करना है तो ऑब्जेक्ट की नोटेशन और यहां पे बताना पड़ेगा कि कौन सा डेटा है और किस ऑब्जेक्ट से। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चर। ये भी ES6 में ही इंट्रोड्यूस करवाई गई। अब इसको अगर मैं कंसोल लॉग करवाता हूं ये बटन नेम अबूर, अब ये 2 दफा क्यों प्रिंट हो गया ये भी क्वेश्चन है। एक दफा प्रिंट होना चाहिए ना क्योंकि मेरा कंसोल एक दफा लगा, ये 2 दफा क्यों प्रिंट हुआ। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें अपने स्क्रीन पर तो ये जो बटन है वो 2 दफा रेंडर हो रहा है। 2 दफा रेंडर होने का क्या मतलब है कि इस बटन को मैंने 2 दफा कॉल किया। जब बटन को मैंने 2 दफा कॉल किया बटन रेंडर 2 दफा हो रहा है, मतलब कि ये जो पूरा का पूरा कोड है वो 2 दफा एग्जीक्यूट हो रहा है बटन के टैग का। जब वो सारा कोड 2 दफा एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये वाली लाइन भी 2 दफा एग्जीक्यूट हुई, इसलिए 2 दफा वहां पर प्रिंट हुआ। टर्मिनल पे ये इसलिए ये यहाँ पर 2 दफा है, ये यहाँ पर 2 दफा एक मरतबा नहीं। ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग करते वक्त हमें ये ख्याल रखना है कि जो वेरिएबल हम लोग बना रहे हैं उसका नाम और जो हम लोगों की ऑब्जेक्ट के अंदर की है उसका नाम सेम होना चाहिए। एवरी केस मतलब क्या उसको कहते हैं, कैपिटल केस लोअर केस में भी और स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। अच्छा यही फिनोमिना यहाँ पर काम का डीस्ट्रक्चरिंग अंडर द हुड चली गई है और अब हम क्या कर रहे हैं सिर्फ उसे बता रहे हैं कि प्रॉप्स का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर से तुमने सिर्फ टाइटल निकाल के ना और उस टाइटल की डाटा टाइप स्ट्रिंग हो।
इस तरह से हम लोग प्रॉप्स पास कर रहे हैं। कोड को कमेंट करके नीचे लिख लेते हैं ताकि अगर आप अब इसी तरह हम लोग एक काम करते हैं कि एक एट्रीब्यूट लेते हैं, थीम, सॉरी प्रॉप लेते हैं थीम की। अब इसकी डेटा टाइप में डिफाइन कर देता हूं डार्क या, अब ये डार्क या लाइट ही हो सकती है, इसके अलावा इसकी वैल्यू कोई नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं कहूँ थीम और मीडियम कवर करूंगा तो कह रहे टाइप मीडियम इज नॉट असाइनेबल टू टाइप डार्क या लाइट। मैं अभी इसको फिलहाल डार्क पे सेट कर रहा हूँ और नीचे लाइट। अच्छा, अब इसी थीम की बेस पर मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेता हूँ। इस थीम डार्क है तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं लेट क्लास नेम और क्लास नेम इज इक्वल टू अब चूंकि मुझे इंश्योर है कि कोई और डेटा टाइप नहीं आ सकती, डार्क की बजाय लाइट ही आएगा, तो मैं एल्स लगा रहा हूँ। अगर आपको श्योर नहीं है, जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो या डेटा टाइप एनी की हुई है, तो फिर आप एल्स इफ लगाओ। वाटर ब्लैक और अच्छा, जब भी जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो कर्ली ब्रैकेट में। अब कोड क्या किया है, कोड सारा वही है जो हम लोगों ने पढ़ लिया। एक वेरिएबल बनाया क्लास नेम का, उसके अंदर क्लासेस स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जैसे करते थे वैसे स्टोर करवा। अब मैं ये कंडीशन लगा के चेक कर रहा हूँ कि भाई क्लास नेम में क्लासेस कौन से स्टोर हों। जैसे हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने कहा था कि डिस्काउंट कितने परसेंट मिलेगा, 5%, 10%। वहां हम लोगों ने कंडीशन लगाई थी कि ग्रोसरी उसने कितने की है या वो कितने का किया। यहाँ पर हम लोगों ने लगा लिया थीम डार्क है तो ये लाइट हो जाए, और ये लाइट है तो डार्क हो जाए। अगर आपको उल्टा भी करना है तो उल्टा भी किया जा सकता है। एल्स और अच्छा, अभी यहाँ पर मैंने ना लॉजिक लगाई है या डाटा टाइप यहाँ पर मेंशन की है, फिक्स डाटा टाइप या जिसको हम यूनियन लिटरल्स भी बोलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ मीडियम, तो वो मुझे एरर थ्रो कर कि टाइप मीडियम इज नॉट असाइनेबल टू टाइप डार्क या लाइट। अगर मैंने वहां पर डाटा टाइप इसकी बजाय एनी की हुई है तो मुझे ये एरर नहीं मिले। या अगर मैंने डाटा टाइप एनी की बजाय सिर्फ स्ट्रिंग ही कर, तो अब मैं जो मर्जी स्ट्रिंग लिखता रहा मुझे वो वहां पर कोई एरर रिसीव नहीं हो। तो फिर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एल्स इफ अगर लाइट है तो ये वाली क्लासेस है। अब डार्क की तो क्लासेस आ गई, दूसरा लाइट नहीं है, दूसरा था मीडियम। मीडियम का हमने केस ही नहीं बनाया, वो सिंपल जैसे टेक्स्ट आता है वैसे ही है, जो एलिमेंट करता है हमारा कि प्री डिफाइंड प्री फ्लाइट सीक्वेंस खत्म कर। इसके साथ भी ऐड कर सकते हैं।
उसके साथ ऐड करने के लिए, ठीक है उसके साथ भी ऐड कर लेते हैं। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो अभी हम लोगों ने स्टडी नहीं की, लेकिन फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ। न्यू क्लासेस, और इसको हम लोग दे लेते हैं न्यू क्लासेस। तो मैं कहता हूँ BG डैश डैश 500 क्लासेस नॉट डैश। अब ये कोड एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, एरर क्यों आया, ये समझना। यहाँ तक क्लियर, ये वाली लाइन, ये लाइन भी क्लियर, उसके बाद जो हमने प्रॉप्स पास की वो भी क्लियर। अब हमें ये समझना है कि भाई ये हमारा कोड एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ। अगर हमें क्लासेस क्लियर है तो कोड एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, मैं वो सिर्फ समझाने के लिए ये काम कर रहा हूँ कि टाइटल की जगह क्लास नेम और न्यू क्लासेस को प्रिंट करवा, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। क्लास नेम प्लस न्यू क्लास, जैसे वहां पर हमने किया था वैसे यहां पर कर दिया। अब हमारे पास ये एक चीज है कि जितनी भी क्लास है हमारी, हर क्लास के बाद एक स्पेस देते हैं। जब स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर रहे हैं मार्जिन फॉर ईच साइड पर, उसके बाद जो हमारे पास आ रहा है उस पर स्पेस नहीं। तो अब वो डिपेंड करता है कि आपने स्पेस यहाँ एंड पर दे दिए नहीं है, तो उसका वो हो जाता है, या यहाँ पर एक बार में स्पेस दे देनी है, या फिर ज्यादा ही अगर आपको करना है तो हम लोग अब क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड। न्यू देनी थी बिल्कुल, बनाना पड़ेगा। वैसे भी चल जाएगा, मैं बताता हूँ अब वैसे क्यों नहीं चला और ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं चलेगा, ये वैसे क्यों नहीं चला क्या क्वेश्चन में समझ गया। आप कह रहे हो कि जैसे मैं वहां जाऊं क्लास नेम दूं और यहाँ पर क्लास आ, अच्छा ऐसे नहीं होगा। क्लास नेम अगर हम लोग यहाँ से पास करेंगे तो हमें एज एन एट्रीब्यूट इसको यहाँ पर, जैसे बाकी टाइटल थीम वगैरह को एक्सेप्ट किया है, क्लास नेम को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने न्यू क्लासेस क्यों रखा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्लास नेम का ऑलरेडी एक वेरिएबल बना हुआ है, तो कंफ्लिक्ट आ जाता है। सिर्फ इस वजह से बचने के लिए मैंने न्यू क्लासेस का कोई भी नाम दे सकते हैं। अच्छा मैं सेम काम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो सेम हमारा एरर आया था उसको कुछ चीजें समझने के लिए। अच्छा ऊपर वाले को हमने दे दिया बैकग्राउंड, ऊपर वाला जो हमारा बटन था मीडियम की बजाय लाइट पर ही लिया था हमने, कुछ चीजें मैं वहां से, ये बटन तो हमारे जैसे पहले बन रहे थे वो बटन तो बन गए। अब मैंने ऊपर वाले को कहा कि बैकग्राउंड रेड हो जाए, नीचे वाले को कहा येलो हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। अब
यही एरर अगर मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट में आ रहा है और मैंने कंपोनेंट्स नहीं बनाए हुए, फिर मुझे हर जगह जाके चेंज करना पड़ रहा है जी, एक एक वैल्यू को चेंज करना पड़ रहा है। मतलब अगर मैंने कंपोनेंट नहीं बनाए हुए तो मुझे हर पेज डॉट टीएसएक्स में जाकर इसके स्टार्ट में या इसके एंड पे स्पेस देनी पड़ेगी। और मुझे ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि न्यू क्लासेस को मैंने पहले कॉल किया या बाद में कॉल किया। मतलब अगर न्यू क्लासेस बाद में कॉल है तो वहां पर स्पेस पहले होनी चाहिए, और अगर पहले कॉल है तो बाद में होनी चाहिए। मुझे हर चीज का इस तरह छोटी छोटी का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने कंपोनेंट बनाया है तो मैं आया स्ट्रिंग, सिर्फ इतना काम करने से फाइल को सेव किया, दोनों कोड से। अब अगर बटन 50 भी लगे तो सिर्फ बटन की फाइल में थोड़ा सा कोड चेंज करने से वो हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब मुझे 50 जगह चेंजेस नहीं करना। बटन है, नहीं करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं दोबारा से इसको नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। अब मैंने वहां पर उसको डाटा टाइप क्या दी हुई है, थीम को। फिलहाल थीम को हम लोग वापस डार्क लाइट पे ले जाते हैं। अब ये डाटा टाइप हमें पता लग गया, टाइटल स्ट्रिंग उसकी तो टेंशन नहीं है, थीम डार्क या लाइट फिक्स है। न्यू क्लासेस डाटा टाइप स्ट्रिंग। ऊपर जो हम लोगों ने कस्टम कलर्स दिए थे, नीचे डार्क लाइट। सब कुछ डार्क कर देते हैं। मैं दोबारा क्वेश्चन समझा नहीं अपना, प्राइमरी कौन सा बनता है? ठीक है, डार्क मोड में जा रहा है तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो हम लोगों ने, ठीक है, सही है। अब इसके लिए हम लोग जब सीएसएस पढ़ रहे थे, लेआउट फाइल में हम लोगों ने देखा था कि जो सीएसएस बाद में लिखे वो इम्प्लीमेंट हो। तो अब हम न्यू क्लासेस को पीछे ले आएंगे और क्लास नेम्स को बाद। हो रहा है। मुझे आइडिया नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली होता नहीं है। लेट्स सी, मैं देख के फिर ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह कवर करवा दूँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम कि कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स क्यों है, कंपोनेंट कैसे यूज करने हैं, और कंपोनेंट को डाटा कैसे पास करना है, क्या डाटा पास कर सकते हैं, कैसे डाटा पास कर सकते हैं, कौन कौन सा डाटा पास कर सकते हैं। ओके, लेट्स अगेन गेट बैक टू
रिएक्ट। अच्छा, अब आगे थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने से पहले हमें ये तो पता लग गया कि हमारा डाटा दो जगह पर डिवाइड होता है, कुछ फ्रंट एंड पर, कुछ बैक एंड पर। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर डाटा अपना बैक एंड पर रखती हैं, बहुत सारी अपना फ्रंट एंड पर रखती हैं। डिपेंड करता है कि आपने कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ चले। जैसे फॉर एग्जांपल, फ्रंट एंड का मतलब है या क्लाइंट साइड। अब फ्रंट एंड और बैक एंड को मैं ले रहा हूँ क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। अच्छा, अब हमें जब एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि कौन सा डाटा हमारा क्लाइंट साइड पर रेंडर हो या चलेगा या एग्जीक्यूट होगा, और कौन सा सर्वर साइड। फॉर एग्जांपल, मैं एक बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहा हूँ। बैंकिंग एप्लीकेशन बनाते वक्त मुझे यूज़र से उसका जो यूज़र नेम और पिन है या यूज़र नेम और पासवर्ड है वो लेना है, ताकि मैं यूज़र को लॉगिन करवा सकूँ। अब बैंकिंग एप्लीकेशन से जब मुझे डाटा यूज़र से लेना है, अब मैं उसको सर्वर की एक्सेस नहीं दे सकता, मुझे उसकी क्लाइंट साइड पर जाना पड़ेगा, यानी उसकी मोबाइल या लैपटॉप, जो भी जिस भी चीज़ से वो एक्सेस करना चाह रहा है, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, सो ऑन, क्लाइंट साइड से डाटा आया। अब मुझे उसके जो मुझे ईमेल और पासवर्ड मिल गया, फिलहाल अब पासवर्ड मिल गया, इसको मुझे मैच करना पड़ेगा। मैच कहाँ करना है? डेटाबेस के साथ, कि यार ये वही यूज़र है या नहीं है, या ये करेक्ट यूज़र नेम है, पासवर्ड भी करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट है तो ही लॉगिन करें, अदरवाइज लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो ये चेक करने के लिए अब ऑब्वियसली बात है कि मेरे पास कहीं ना कहीं डाटा सेव है, किसी डेटाबेस में या किसी हार्ड डिस्क में। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टोरेज, सिर्फ समझने के लिए कि हमारे पास स्टोरेज है। वो कोई किसी तरह की भी स्टोरेज हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है, कोई यूएसबी हो सकती है, यहाँ पर हमारा डाटा सेव है। वो डेटाबेस हो सकती है, क्योंकि अभी हमने डेटाबेस के कंसेप्ट नहीं पढ़े, इसलिए हम लोग उसमें डीप डाइव भी नहीं करते। सिंपली स्टोरेज। अब एक तो तरीका ये है कि भाई मैं रिक्वेस्ट करूं अपने क्लाइंट साइड से स्टोरेज को कि जो डाटा है वो मुझे ना तुम भेज दो। वो जितना उसके पास यूजर्स का डाटा है वो सारा उठाए और क्लाइंट साइड पे ले, और क्लाइंट साइड पे ला के मैच कर। तो पूरी की पूरी, अगर 1000 बंदों की एरे है, 1500 बंदों की एरे है, 2 लाख बंदों की एरे है, एंड सो ऑन। जब वो एक बैंकिंग एप्लीकेशन का डाटा क्लाइंट साइड पर आ गया, और क्लाइंट साइड पर डेवलपर्स भी बैठे हैं, हैकर्स भी बैठे हैं, उनके पास सारे बैंक का डाटा आ गया, तो वो किसी सारे बैंक के यूजर्स का, सॉरी, मतलब हर किसी का लॉगिन ईमेल पासवर्ड आ गया। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ अब क्या हुआ कि मैं ये यूजर नेम और पासवर्ड अपना एंटर कर दिया, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर दिया। अब लॉगिन वाले बटन पे लोडिंग शुरू हो गई। लोडिंग होते ही क्या हुआ कि सर्वर को, ये स्टोरेज को रिक्वेस्ट गई कि डाटा जितने भी यूजर्स का पड़ा है वो एक एरे के फॉर्मेट में मुझे भेज। अब जब एरे के फॉर्मेट में क्लाइंट साइड के पास डाटा आ गया, वो इस क्लाइंट साइड को मतलब है कि उस कंप्यूटर को, एक मिनट, हेलो, अस्सलाम। अच्छा, अब क्लाइंट साइड का मतलब है कि जो भी यूज़र का मोबाइल है, यूज़र का लैपटॉप है, उसके रिसोर्सेज को यूज़ करे, उसकी रैम को या उसके प्रोसेसर को यूज़ करे डाटा को मैच करने के लिए। मतलब
अगर एरे के ऊपर लूप चल रही है, कंडीशन चल रही है, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होगा किसी प्रोसेसर पर, किसी रैम पर। वो यूजर की रैम, जब वो यूजर के पास आ गया सारा डाटा मैच करने के लिए, पूरी 1000 बंदों की है, तो सारे के सारा जितने भी यूजर्स हैं उनका डाटा लीक हो गया। जब डाटा ही लीक हो गया तो बैंक की क्रेडिबिलिटी जीरो। तो इसका मतलब है कि हम लोग जितना भी सिक्योर डाटा है वो क्लाइंट साइड पर नहीं आने देते, सिर्फ उसे सर्वर साइड पर रखते। वो जितनी भी उसके ऊपर प्रोसेसिंग होनी होती है वो सारी सर्वर साइड पर होती है। उसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है वो हम लोग क्लाइंट साइड पर भेजते हैं। तो जो रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स है, अब रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स क्या है, सिर्फ इस प्रोफाइल का डाटा, इस प्रोफाइल के बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, इस प्रोफाइल के प्रीवियस 10-15 ट्रांजेक्शन कौन कौन सी हुई हैं, इस प्रोफाइल के साथ कौन कौन सा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अटैच है, जो जो भी चीज़ें आपके बैंक ऐप को बताता है। इसी तरह स्केलेबिलिटी का भी एक हम लोगों ने देखा था जब फोटोशॉप की एग्जांपल हम लोगों ने की थी। तो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड पे डाटा क्यों एंटर करवाना है, सबसे बड़ी मेन रीजन तो है सिक्योरिटी। फिर उसके बाद चीज़ आ जाती है स्केलेबिलिटी इश्यूज एंड सो ऑन। जिस तरह अब जो चैट जीपीटी के मॉडल हैं वो बहुत बड़े बड़े मॉडल, वो हम अपने लैपटॉप्स पर नहीं चला सकते। तो इन चीज़ों से बचने के लिए फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का हम सहारा लें। अच्छा, अब जब डाटा क्लाइंट से सर्वर या सर्वर से क्लाइंट पर आ रहा है, क्लाइंट से सर्वर तो मोस्ट ऑफ द टाइम जेसन फॉर्मेट में ही डाटा जाता है। सर्वर से जो क्लाइंट साइड पर डाटा आ रहा है ना, वो आता है दो फॉर्मेट, HTML और जेसन। सर्वर से क्लाइंट पर जो डाटा, अच्छा, या HTML फॉर्मेट में आएगा या जेसन फॉर्मेट में, और भी फॉर्मेट्स में आता है डाटा, लेकिन वो इतना यूजेबल नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल CSV फाइल है या XLS फाइल है, PDF फाइल है, वो डाटा हम लोग रीड करके अपने उस पर शो नहीं करवाते। तो अगर PDF हमने बनाई है तो वो लेके आते हैं ताकि यूजर डाउनलोड कर ले। बहुत कम होता है कि हम लोग डॉक्यूमेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, XLS फाइल हम लोग बहुत कम करते हैं। जैसे गूगल का क्या क्या नाम, गूगल शीट्स, अब वो XLS फाइल जनरेट करता है। अब उस तरह का डाटा हम लोग कितनी दफ़ा अपनी वेबसाइट पे शो कर रहे हैं, तो चंद एक स्पेसिफिक यूज केसेस हैं जहां पर वो डाटा शो हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम HTML या जेसन। अच्छा, HTML का तो हमें पता लग गया ना कि फ्रंट एंड HTML में ही बन रहा है, तो HTML में डाटा आ गया, हमें समझ में आया। जेसन में डाटा आया अगर, तो फ्रंट एंड मतलब बैक एंड जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में तो बन नहीं रहा है। अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है तो क्या वो जेसन को सपोर्ट करेगा या नहीं। तो अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी है तो वो जेसन को सपोर्ट करते हैं। अब जेसन क्या है कि जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये पहले सिंपल JS के लिए था, अब अक्रॉस द लैंग्वेजेस स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग देखें, सॉरी सबसे पहले कह रहा हूँ कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर डिक्शनरी करके कॉन्सेप्ट है जो जेसन को कवर कर। C++ में देखें तो उसमें स्ट्रक्ट करके, स्ट्रक्चर करके एक है जो इसको कवर करता है। जावास्क्रिप्ट में तो ऑब्जेक्ट्स हैं ही अपने, टाइपस्क्रिप्ट में भी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो जेसन का डाटा है ये कवर हो रहा है तकरीबन हर लैंग्वेज। इसके अलावा अगर आप लोगों को फाइल रीडिंग करनी है, मतलब PDF करना है, PDF से डाटा शो करवाना है,
तो वो मुश्किल है। C++ में उसके लिए आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज लगानी पड़ेगी। इवन सबसे आसान अगर आपको ये निकालना ना कि पीडीएफ से डाटा रीड करना है, तो वो पाइथन के थ्रू है कि आप पांडास लाइब्रेरी आती है उसमें फाइल हैंडलिंग के लिए, उसको यूज करो। तो इसीलिए मेन यही दो स्टैंडर्ड, या HTML या जेसन। इसके अलावा भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि वो कम्प्लेक्स बहुत हो जाएगा, फ्लो बहुत कर देगा। एक तो HTML और जेसन फाइल्स जो हैं ये सारी थोड़ी होती लाइट वेट है और इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है इन सिक्योर मैनर। अच्छा, अगर सर्वर से HTML फाइल आ रही है तो वो कहलाती है सर्वर साइड रेंडर, और अगर आ रही है जेसन फाइल तो वो कहलाएगी क्लाइंट साइड रेंडर। सर्वर से HTML तो सर्वर साइड, और क्लाइंट साइड। अब हमें ये समझने के लिए एक वेबसाइट पे जा रहा हूँ, डब्ल्यूजेसन डॉट्स प्रोडक्ट्स, और wjeson.com डॉट्स, और ये है जो जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स आ। अच्छा, मैंने यहाँ पर, ये है बाय डिफॉल्ट जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स। मैंने वो एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी जिसकी वजह से वो मुझे थोड़ा सा वाजे करके शो कर। अच्छा, अब ऐसा तो कभी नहीं होगा कि भाई मैं अपने यूजर्स को ऐसा डाटा शो करवाऊँ, तो ऐसे तो नहीं, समथिंग लाइक दिस। ऐसा हमने किसी वेबसाइट में भी नहीं देखा, और ऐसा हुआ तो लोग हमारी वेबसाइट पढ़ेंगे क्यों? वेबसाइट बनाने का या पूरी CSS का मकसद ही फौत हो गया अगर हमें ऐसे ही डाटा शो करवाना है। ऐसे तो न्यूज़पेपर में भी शो हो रहा था, बल्कि न्यूज़पेपर में इससे ज़्यादा चीज़ें आ रही थी। तो फिर उस चीज़ से बचने के लिए हम जेसन को HTML में कन्वर्ट कर, जब जेसन को HTML में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो क्लाइंट साइड पर कर, क्लाइंट साइड का मतलब है कि यूजर के लैपटॉप के रिसोर्सेज या यूजर के मोबाइल के रिसोर्सेज को यूज कर, यूजर को एंड रिजल्ट HTML ही शो होगा। अब ये देखना है कि क्या जब जो हमारी HTML की फाइल बन रही है वो सर्वर पे बन रही है या वो क्लाइंट पे आके बन, अगर वो क्लाइंट पे बन रही है तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सर्वर पे बन रही है तो सर्वर साइड रेंडरिंग। क्लाइंट साइड। अच्छा, अब क्लाइंट साइड का नुकसान क्या है? ये जो हमारे ब्राउजर है ना, या गूगल का इंडेक्सिंग बोर्ड है, उसको HTML समझ आती है, उसको जेसन समझ नहीं आती। तो जब भी SEO की बात आएगी वहां पर HTML के थ्रू ही SEO, यानी सर्वर साइड रेंडरिंग के, जेसन के थ्रू रेंडरिंग नहीं हो। अब ये जो हमारा था ना रिएक्ट लाइब्रेरी, ये थी सारी की सारी क्लाइंट, इसमें सर्वर साइड का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ये सारी की सारी क्लाइंट साइड पर रेंडर हो रही, डाटा जेसन में आता था और उसकी वजह से वहां पर सिर्फ एक HTML की फाइल बनती थी, उसके अंदर डाटा इंजेक्ट किया जाता, उसके अंदर डाटा कैसे इंजेक्ट होता था अभी हम लोग देखते हैं कि मेरे पास अगर कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट पड़ा हो, GitHub, बिल्कुल ऐसे
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके अंदर एक रूट क्रिएट करो और उसके अंदर ये सारा का सारा डेटा इंजेक्ट करो। ग्लोबली अडॉप्ट क्यों हुई रिएक्ट? अच्छा, अब इसमें एसईओ में प्रॉब्लम आ रहा था जब आपको प्रोडक्ट वाइज एसईओ करना। जैसे यूट्यूब पे हर बंदा कहता है कि मेरे चैनल की या मेरी वीडियो की एसईओ। अगर यूट्यूब ने अपनी एसईओ करनी है, यूट्यूब ने अपनी चीजें करनी है, तो वहां पर रिएक्ट की स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर पूरे यूट्यूब की करनी है एसईओ तब रिएक्ट बेस्ट है। अगर यूट्यूब के अंदर एक एक वीडियो की करनी है वहां पर रिएक्ट फेल। फिर उसके बाद जो रिएक्ट की स्पीड थी ना, वो कह लो कि मल्टीपल टाइम्स पिछली वेबसाइट से। यूजर ने इसकी इंटरेक्टिविटी को पसंद किया, और दूसरा, इससे एप्लीकेशन बहुत जल्दी स्केलेबल बनने लगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये कंपोनेंट इंजीनियरिंग के थ्रू आया, और दूसरा चीज़ों को क्लाइंट साइड पे रेंडर करने लगा। अच्छा, चूंकि जब ये बना था उस वक्त ये चीज़ फील नहीं की गई कि ऐसी एप्लीकेशंस भी मान जाएंगी। इन फ्यूचर के लोग कहेंगे कि भाई मैं आपका प्लेटफॉर्म यूज़ करूंगा और अपनी एसईओ करूंगा। क्योंकि जब 2005-6 में नई नई वेबसाइट्स बनने लगी थी, तो हर बंदा अपना एक अलग लैंडिंग पेज बनाता। ये बाद में आहिस्ता 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 बूम आया है कि दराज बना, यूट्यूब बना, कि भाई मैं आपके प्लेटफॉर्म पे अपनी एसईओ करना चाह रहा हूँ, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ चीज़ें करना चाह रहा हूँ। उससे पहले नहीं। खैर, ये आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुआ और इवॉल्व हो रहा है। सर्वर कंपोनेंट्स भी इसमें ऐड किए हैं, लेकिन वो कैसे वर्क कर रहे हैं कैसे नहीं उसका मुझे भी आइडिया नहीं है इतना। लेकिन वर्सल एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क ही लॉन्च कर दिया जिसकी बेस पर थी रिएक्ट, और उसका नाम रख दिया नेक्स्ट जेएस। वर्सल कहता है कि नेक्स्ट जेएस आपको मल्टीपल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रेंडरिंग के लिए। रिएक्ट पर है तो क्लाइंट साइड तो करनी ही करनी है। प्रॉब्लम सॉल्व करने आया तो सर्वर साइड करेगा। उसके बाद स्टैटिक साइड भी करेगा। और एक करेगा इंक्रीमेंटल। क्लाइंट साइड का और सर्वर साइड का तो हमें आइडिया हो गया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लाइंट साइड कहता है कि भाई HTML फाइल क्लाइंट के ही सिस्टम में बनेगी, सर्वर में बनेगी HTML फाइल। स्टैटिक साइट जनरेशन क्या बोलती है, कहती है कि जब आप लोगों ने वेबसाइट बनाई, उसको जब आप सर्वर पे डिप्लॉय करोगे तो HTML फाइल बना के ही मैं डिप्लॉय कर। सर्वर पे मैं नेक्स्ट जेएस वगैरह चीजें लेके नहीं जाऊंगा, वहां पर मैं HTML फाइल ही लेके। अब दोनों की सर्विंग में आ जाएगा डिफरेंस। कि अगर सर्वर साइड रेंडरिंग है तो वो HTML फाइल रन टाइम पे बना के आपको दे। स्टैटिक साइड है तो है वो भी सर्वर साइड, लेकिन उसमें डिफरेंस इतना है कि वो उसी वक्त HTML फाइल नहीं बना रहा, उसके पास पहले से बनी पड़ी। सर्वर साइड कि भाई मैं आपको रन टाइम पे बना के दूंगा, डेटाबेस से डाटा गेट करके ये चीजें चेंज करके जो भी करना। स्टैटिक कहता है कि भाई चीज चेंज नहीं होगी, अगर आपको चीज चेंज करनी है फिर आपको पेज रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाती है इंक्रीमेंटल स्टैटिक साइट जनरेशन।
इंक्रीमेंटल स्टैटिक साइट जनरेशन स्टैटिक साइट को ही एक स्टेप आगे लेके चलती है कि इसमें इंक्रीमेंटेशन कर सकते। वो स्टैटिक साइट क्या बोलती है कि अगर आपको चेंजिंग करनी है तो आपको पूरी की पूरी जो स्टैटिक वाला हिस्सा है वो दोबारा से डिप्लॉय करना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल कहता है कि आप छोड़ दो, उसको हम लोग इंक्रीमेंट कर सकते हैं लेकिन उसको हम कुछ देर तक स्टैटिक रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अक्सर हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं या चीज़ें करते हैं जैसे कंपनी की वेबसाइट्स बनती। एक तो है ना दराज बना, यूट्यूब बना, एक है कंपनी की वेबसाइट बनी, जैसे टेक्नोसाइट की वेबसाइट बनी या इसी तरह किसी और कंपनी की वेबसाइट बनी। अब ये जो कंपनी की वेबसाइट्स होती है ना, इनका कंटेंट चेंज हो सकता है कि मैंने सर्विसेज और मजीद ऐड कर दी हैं। पहले मैं जनरेटिव एआई पे काम नहीं कर रहा था, अब मैंने जनरेटिव एआई पे काम करना शुरू कर दिया है। या पहले मेरी एजुकेशन में कोई जनरेटिव एआई की सर्टिफिकेशन नहीं थी, अब पीएआईसी की सर्टिफिकेशन है, एंड सो ऑन। इंक्रीमेंटल स्टैटिक साइट जनरेशन क्या कहता है कि जब आप चेंज करोगे ना उस वक्त फिर हम लोग चेंज करें। नेक्स्ट जेएस revalidate on time okay। नेक्स्ट जेएस will re या invalidate the cache when a request comes in with at most every 60 सेकंड, कि हर 60 सेकंड के बाद डाटा इनवैलिडेट हो जाए पुराना। इंक्रीमेंटल स्टैटिक साइट जनरेशन यही है कि आपको टाइम बता दें कि कितनी देर बाद जो पुरानी एचटीएमएल फाइल है उसको डिस्पोज कर। तो ये टाइम होता है सेकंड्स में, जीरो। अब अगर आपको दिन एक दिन रखना है तो 86,400, तो एक साल रखना है तो वो मल्टीप्लाई करके हम लोग वहाँ पर वो वैल्यू लिख देंगे कि भाई मेरी एक साल बाद ही ये चेंज हो, या दो एक दिन बाद, 2 दिन बाद, या एक महीने बाद। अब ऐसा क्यों करना है ये हम लोग उस वक्त पढ़ेंगे जब हमारा टॉपिक शुरू होगा सीएमएस इंटीग्रेशन। इसी क्वार्टर में एक या दो लेक्चर छोड़ सीएमएस इंटीग्रेशन। अच्छा, अब इनमें बहुत सारी चीजें पुराने नेक्स्ट जेएस के वर्जन में नहीं थे, वो अब आई। वो क्या थी क्या नहीं थी वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी इतनी थ्योरी डिस्कस करने का मकसद ये था कि ये जितने भी चीजें हैं ना, ये रेंडरिंग है, ये सारी की सारी इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर, सोर्स ऐप डायरेक्टरी के अंदर चले, इसके बाहर नहीं चले। इसीलिए मैंने कंपोनेंट्स का फोल्डर ऐप डायरेक्टरी के अंदर बनाया। वो सारी ओवरऑल सेटिंग उसको फॉलो करें। अब मुझे जब बटन के ऊपर क्लिक करवाना है ना, यूजर से इंटरेक्टिविटी ऐड करवानी है। इंटरेक्टिविटी क्या है, वो क्यों है, कैसे है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब मुझे इंटरेक्टिविटी ऐड करवानी है तो मुझे डाटा क्लाइंट साइड पर लेके जाना पड़े कि यूजर आके बटन पे क्लिक कर सके, तो वो मुझे क्लाइंट साइड पे लेके जाना पड़ेगा। अब एक तो ये है कि भाई मेरे पास यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लगाया, कोई भी जिसमें मेरे डिफरेंट टैग्स हैं या डाटा है जिसकी वजह से मेरा पेज रैंक करना था। ये वाला अब ये डाटा है, अभी तो फिलहाल डमी डाटा लिखा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये कोई यूजफुल डाटा था जिसकी वजह से मेरा पेज ने रैंक करना। लेकिन अगर मैंने इस पूरे के पूरे पेज को क्लाइंट साइड बना दिया तो मेरा ये डाटा रैंक नहीं हो, इस डाटा की वजह से वेबसाइट रैंक नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट में आएगा, गूगल का बॉट इसे इंडेक्स नहीं करेगा। तो उस चीज से बचने के लिए मैं पूरी पूरे पेज को नहीं, सिर्फ जो कंपोनेंट बनाया उसको क्लाइंट साइड पर एंटर करूँ।
अब जिस भी चीज को क्लाइंट साइड पर एंटर करना है उसके ऊपर हम लोग लिख देंगे यूज क्लाइंट। नहीं नहीं, लिंक अलग चीज है, लिंक का टैग होगा, बटन और चीज। लिंक आपके सर्वर साइड से भी एक जगह से दूसरे पेज पे ट्रांसफर करते हैं। अगर आप कह रहे हो ना कि मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर करना है, तो वो लिंक के थ्रू होगा, वो सर्वर साइड पे भी काम कर, वो हमें नेक्स्ट जेएस का टैग मिलेगा, वो गूगल रीड करेगा। अलर्ट और हेलो वर्ल्ड। अब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो अलर्ट आ गया हेलो वर्ल्ड। नहीं रीड कर सकते, नहीं, क्योंकि ये भी क्लाइंट साइड पर आ गया। अब ये पूरी फाइल क्लाइंट साइड पर है। हाँ, साइड मैप भी बना सकते हैं। साइड मैप भी है, और साइड मैप बनाना ज़रूरी भी हो जाता है बाज़ का, जब हम लोग बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं कि हमें कौन कौन से पेज रैंक करवाने हैं। जैसे एडमिन डैशबोर्ड हम लोग रैंक नहीं करवाते नॉर्मली, वैसे तो वो क्लाइंट साइड पर ही होता है सारा, लेकिन स्टिल अगर हम लोग लेआउट के ऊपर लगा दें यूज क्लाइंट, तो पूरी एप्लीकेशन क्लाइंट साइड पर। मतलब अगर हम यूज क्लाइंट वाले को, ये सिर्फ एक लाइन को डायरेक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट यस, ये रही रेंडरिंग, रेंडरिंग में क्लाइंट कंपोनेंट्स। अच्छा, अब क्लाइंट कंपोनेंट्स की यूजेस क्या क्या है, एक तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई यूजर से इंटरेक्टिविटी करवाएं। उसके बाद जहां जहां भी हमें यूजर से डाटा गेट करना, जरूरी नहीं यूजर इनपुट ही दे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये गेट करना है कि यूजर की लोकेशन क्या है। जब यूजर की लोकेशन गेट करनी है तो मुझे यूजर के लैपटॉप के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चाहिए। तो मुझे वो कंपोनेंट यूजर के लैपटॉप तक भेजना पड़े, तो सर्वर से नहीं मैं रेंडर करवा सकता। अगर सर्वर पर रेंडर करवा दिया तो वो सर्वर के ही मुझे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रिटर्न कर। बल्कि यहाँ उन्होंने बल्कि वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है, ब्राउजर एपीआई क्लाइंट कंपोनेंट हैव एक्सेस टू ब्राउजर एपीआई लाइक जियो लोकेशन और लोकल स्टोरेज। अब अगर मैं इसको हटा दूं और ऑन क्लिक पे लेके जाऊंगा, तो मुझे कह रहा है कि इवेंट हैंडलर्स कैन नॉट बी पास्ड टू कंपोनेंट प्रॉप्स if you need interactivity, consider converting part of this to a client component। कि आपको एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि भाई मुझे लेआउट पे जाके वो डायरेक्टिव यूज करना है, पेज पे यूज करना है, या फिर अपने कंपोनेंट में यूज। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस।
यहां तक कोई क्वेश्चन? इस सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में क्या डिफरेंस है? क्लाइंट साइड करना कैसे है, और सो ऑन। इसी को आगे हम लोग रेंडरिंग को लेके चलेंगे आगे, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में यूज़र से इनपुट लेना सीखेंगे और यूज स्टेट हुक पढ़ेंगे। ऑन क्लिक का, ऑन क्लिक का हेलो वर्ल्ड जो है, ऑन क्लिक के फंक्शन के ऊपर मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। ऑन क्लिक, और यहाँ पे मुझे एक फंक्शन पास करना है। अब मुझे वो फंक्शन यहाँ पर जब पास करना है, तो मैंने यहाँ पर वो एक एरो फंक्शन बना लिया। उस एरो फंक्शन में मैं जो भी लिखना चाहूँ, चाहे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो, तो वो हेलो वर्ल्ड। अगर आप चाहते हो कि जैसे मैंने वो पॉपअप में शो करवाया था, तो उसके लिए है अलर्ट। और अलर्ट के साथ आ जाएगा कंफर्म। कंफर्म यूज होता है जब हमें लोगों को कोई कंफर्मेशन लेनी हो, तो यू वांट टू लीड, ओके कैंसर। और उसके बाद एक और है, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा। नहीं, वो मुझे एक और है, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा। एक अलर्ट और कंफर्म ही मोस्टली। बेटर।
ठीक है।